हेलो स्टूडेंट, हम लोग केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बलगति के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम कुछ चीज़ देख चुके थे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब हम उसी में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को देखेंगे। ठीक है, हम ये समझेंगे कि हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करी जाती है और हाफ लाइफ होती कितनी है। हम इन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ज़रा देखिएगा। अगर कल की बात करें तो पिछले वाले लेक्चर में हम देखे थे कि T इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303 बाई के आपका था log A अपॉन A माइनस एक्स और ये था बेस 10, आपका ये हुआ करता था। ठीक है, आपको एक चीज़ और पता है कि अगर हम लोग हाफ लाइफ की बात करते हैं तो आधे समय के बाद x की वैल्यू आधी हो जाती है। शुरुआत में आप कितना लेके चले थे a, लेकिन आधा समय ख़त्म हुआ तो प्रोडक्ट जो है जो आधा समय मतलब अगर आधा समय ख़त्म हुआ या आधे समय में रिएक्टेंट आधी हो जाता है। ठीक है, यानी कि शुरुआत में a था तो अब आधे समय बाद, आधे समय का मतलब t हाफ होता है। t हाफ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बाई 2। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट इन इसको फर्स्ट मान लीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए। t की जगह आप लिखेंगे t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के। यहाँ पर log a तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें x की तो जरा यहाँ पर देखिएगा, x की वैल्यू a बाई 2 है तो आप यहाँ पे रख दीजिए a माइनस a बाई 2 बेस 10। आप इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे 2.303 बाई के log, आप ऊपर वाले को लिखेंगे a, नीचे वाला हो जाएगा a बाई 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपने लिखा है a बटे में a बाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे a बाई 1 बाई a बाई 2, तो बीच का बीच में और नीचे का ऊपर, तो ये आ जाएगा 2a बाई a इंटू 1, तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसल, और ऊपर क्या चला जाएगा 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.303 बाई के log 2 बेस 10, आप ये लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप इतना समझ गए। जरा आगे की कहानी अब समझते हैं। अगर हम log 2 की वैल्यू की बात करें तो एक्चुअली में log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है log 2 की, अगर बात करें log 2 बेस 10 की, तो ये 0.301 होती है। ठीक है, एक्चुअल ये होती है। ठीक है, अब जरा आगे की कहानी समझते हैं। यहाँ पर log 2 की जगह वो पुट करिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये t हाफ आपका है ना। अब यहाँ पर अगर लिखें t हाफ तो लिखेंगे 2.303 बाई के, यहाँ पर लेंगे log 2, और log 2 की वैल्यू तो हम log 2 की वैल्यू लिखना है तो लिखेंगे 0.301। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.693 बाई के। आपको ये याद रखना है कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है उसका डायरेक्टली फॉर्मूला आप देख सकते हैं 0.693 बाई के, 0.693 बाई के, ये आपके हाफ लाइफ होती है। तो इसे आप डायरेक्टली चाहें तो आप याद रखिएगा। ठीक है, और याद क्या रखिएगा, याद आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे कि मतलब कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कम से कम हर चीज़ पता होना चाहिए। फार्मूला आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लीजिए, T होता है 2.303 बाई के log A अपॉन A माइनस एक्स। वहीं पर अगर हाफ लाइफ की बात करें तो आपका हाफ लाइफ होता है 0.693 बाई के, आपका ये होता है। ठीक है, जरा आगे की कहानी समझते हैं। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और आपको बतानी थी, ध्यान नहीं दिए हैं, इसके लिए सॉरी।
टी हाफ बराबर आपका आ गया है 0.693 बाई के। आप ये देखें, एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्या टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं। क्या यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ए या एक्स कुछ आया है? सॉरी, ए या एक्स कुछ आया है? नहीं आया है। आप देख रहे हैं के भी कांस्टेंट है, 0.693 भी कांस्टेंट ही होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि टी हाफ की जो वैल्यू होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये कांस्टेंट होने वाला है। कांस्टेंट का क्या मतलब है वो जरा समझिए। हम ऐसा मानेंगे कि समान इंटरवल में समान, मतलब अगर हाफ लाइफ करते जाएं तो जो आपने शुरुआत में रिएक्टेंट लिया था ना वो भी हाफ होते चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 100 था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, आधा होने में मान लीजिए 2 सेकेंड लगा। आधा का मतलब 50 का आधा होने में भी 2 सेकेंड ही लगेगा। 50 का आधा होने में भी 2 सेकेंड लगेगा, मतलब 25। अगर 25 का आधा करते हैं तब भी ये 2 सेकेंड ही लगेगा, मतलब आपका आएगा 12.5, 12.5। इसका अगर आधा करते हैं तो भी 2 सेकेंड ही लगेगा, 6.25 ये आपका लगेगा। आप हमारी बात समझिए, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर आधा, आप हाफ लाइफ की बात करिए तो हर हाफ लाइफ में आपकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है जो लेके चले हैं आप, वो आधा होते चला जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब हाफ लाइफ कांस्टेंट है। 100 का आधा होने में 2 सेकेंड, तो 50 का आधा होने में भी 2 सेकेंड। आप देख रहे हैं 100 से 50 से 50 से 25 बन रहा है। यहाँ आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम, यहाँ और कम, तो समय के ऊपर भी फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर बस ये होता है कि अगर आधा करेंगे तो समय भी उतना ही लगेगा। यहाँ 100 से 50 होने में 2 सेकेंड, तो 50 से 25 होने में भी 2 सेकेंड, 12.5 होने में भी 2 सेकेंड, 6.25 होने में भी 2 ही सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, ये होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जरा क्वेश्चन यहाँ से एक उठाते हैं। क्वेश्चन जरा देखिए, बोर्ड के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आप लिखेंगे। आप क्वेश्चन लिखिए, लिखा है यहाँ पर। अच्छा, एक इसके अंदर नोट पहले लिखिए, क्वेश्चन से पहले एक नोट लिखिए। नोट में आप लिखेंगे, जैसे आपने लिखा ना टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के, उसी में लिखिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें लिखिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कॉमा हाफ लाइफ पीरियड does not depend on does not depends upon initial concentration of reactant, does not depends on initial concentration of reactant। ठीक है, चलिए हो गया। एक एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। नोट तो आपने लिख लिया, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपका ए से बी एक प्रोडक्ट बन रहा है। ए से क्या बन रहा है? बी, ये प्रोडक्ट बन रहा है। आपसे ये बोल रहा है, चलिए हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर हम हाफ लाइफ की बात करते हैं, हाफ लाइफ की। ज़रा समझिएगा, यहाँ पर हम आपसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए 1 मोलारिटी था, 2 मोलारिटी था, 3 मोलारिटी था, आगे भी जा सकते हैं हम लोग, आते 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 10 मोलारिटी मान लीजिए था। मान लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी है, 1 का आधा होने में यहाँ पर 10 सेकेंड लग रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। 2 मोलारिटी का आधा होने में कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड। आपने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल था 100 से आधा होना, तो समय उतना ही लग रहा था। 3 का आधा होने में कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड। 10 का आधा होने में भी कितना लगेगा? 10 सेकेंड। कहने का मतलब है
कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे अरे ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आपका हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर उठाते हैं। क्वेश्चन में आपको पहले भी एक चीज़ हम बताए थे कि यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन हो, प्रेशर हो, मॉलिक्यूल हो या फिर मोल हो, वेट हो और एंगुलर रोटेशन हो, कुछ भी हो आप सबको ले सकते हैं। इसमें कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जिसमें डेटा उसी में ले लीजिए। चलिए एक एग्जांपल ज़रा फिर से इसको देखिए। यहाँ पर आपसे ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी इनिशियल क्वांटिटी 10 ग्राम है। इनिशियल क्वांटिटी तो इनिशियल क्वांटिटी आपकी कितनी है? 10 ग्राम। इनिशियल क्वांटिटी आपकी 10 ग्राम है। अब आगे की कहानी सुनिए। बोल रहा है कि इसकी हाफ लाइफ टी हाफ ये दे रखा है आपको मे बी 2 सेकेंड। तो बोल रहा है आपसे कि 8 सेकेंड के बाद 10 ग्राम कितना ग्राम बचेगा। तो हमसे बोल रहा है कि जब समय होता है 8 सेकेंड तो बताइए कितना ये बचेगा, क्वांटिटी कितनी बचेगी, यानी कि फाइंड क्वांटिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो आप यहाँ पर चाहें तो ऐसे लिख सकते थे कि फाइंड क्वांटिटी, मतलब मात्रा की बात हो रही, फाइंड क्वांटिटी आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद आपके पास कितनी क्वांटिटी बचेगी। अब हमारी बात समझिएगा, आप लेके कितना चले थे? 10 ग्राम। आप हमको ये बताइए कि 10 ग्राम का आधा 5 ग्राम होने में टी हाफ इसका दे दिया है, कितना लग रहा है समय? 2 सेकेंड। तो ये 2 सेकेंड लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि 5 का 2.5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड ये लगेगा। 2.5 का आधा होने में, आधा का मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इतना ग्राम होने में कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड। अगर हम इसकी बात करें कि तुम्हारा आधा होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 2 छके 12 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, इतना ग्राम होगा। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आगे सॉल्व करने के अलग तरीके बताएंगे, बट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। टी हाफ कितना दे दिया था? 2 सेकेंड। बोल रहा है कि 8 सेकेंड, 2 2 4 2 6 2 8, 8 सेकेंड बाद कितनी मात्रा बचेगी? तो 8 सेकेंड बाद इतनी मात्रा आपकी बचेगी। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होइएगा, जितनी बातें सिखा रहे हैं अभी उतना सीखते चलिए। ठीक है, आगे हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, उसकी चिंता मत करिए। आप यहाँ पर बोलेंगे कि 8 सेकेंड के बाद जो आपकी मात्रा बचेगी वो बचेगी 0.625 ग्राम, इतना आपका बचेगा। ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है ना? पड़ रही है? अरे पड़ रही हो गया, कॉपी करो। कॉपी करते रहिए आप, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ जी, ज़रा हम यहाँ पर देख लें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को आप अपने खोपड़ी में डाल दीजिएगा, मतलब आपको याद रहे, आपको याद रहना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी देखिए इस चैप्टर के अंदर खूब क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा एकदम, ये समझिए। आप फर्स्ट लिखिए, इसमें आप लिखेंगे ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, ऑल रेडियो एक्टिव, ये रहा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन
फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑर्डर का। अगर कहीं भी किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर दिया ना, आपके खोपड़ी में आना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, ध्यान रहे ये सब। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप पीछे भी देख चुके हैं, लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। आपके सामने एस्टर है CH3COO C2H5 और इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, यानी पानी के साथ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। और आपका यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आपको पता है कि एसिड और एल्कोहल बनता था, ऐसा नहीं है कि पीछे नहीं कराया जा चुका है, पीछे ये सब कराया जा चुका है, ठीक है, याद रहे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि बनेगा CH3COOH एसिड और बन जाएगा C2H5OH, आपका एथिल एल्कोहल बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये आपका कन्वर्ट हो गया है एसिड में और ये आपका है एल्कोहल। और इसकी बात करें तो ये आपके सामने एस्टर है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, एसिड और एल्कोहल ये बनता है। अब ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। कैसे? अगर हम लिखें R इज इक्वल टू K, आप लिखते थे ना CH3COOC2H5 की पावर 1, यहाँ पर ये लिखा जाता था। क्या वाटर को हम लिखते थे, मीडियम को लिखते थे? नहीं लिखते थे, तो बस हो गया। यानी कि हम कहेंगे कि एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो करता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखिए थर्ड, इन्वर्जन ऑफ, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद लिखिए इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, यानी चीनी का जल अपघटन। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के फॉर्मूले की अगर बात करें तो जरा सुक्रोज का फॉर्मूला देख लीजिए। सुक्रोज का जो फॉर्मूला होगा C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब इसका हमें करवाना है, यहाँ पे क्या बोला गया था, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, यानी चीनी का भी हम जल अपघटन करवाते हैं, ठीक है। सुक्रोज को चीनी बोलते हैं। तो आपने लिखा C12H22O11, इसको हाइड्रोलिसिस करवाया अगर इसका, तो ये बनता है C6H12O6 प्लस में C6H12O6 आपका ये बनता है, ठीक है। C6H12O6 अगर एक को नाम दिया जाए तो इसमें एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। इसकी भी हम लोग बात कर चुके थे, एक ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोलते हैं, ये होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपने वाटर ले रखा है ना, वाटर है, अगर रेट निकाला जाए तो K आप लिखेंगे C12H22O11 की पावर क्या रहेगी 1, ये आपका रेट है। क्या है? रेट, ठीक है। तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो कर रही है? आप कहेंगे बिल्कुल शो कर रही है। तो ये होता है, ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा, इसको फट से कॉपी करिए और इन एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे। पहला क्या था, सभी के सभी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थों का जो क्षय होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। दूसरा था कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम बात करें कि चीनी को पानी में घोलना भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती है। तो कम से कम ये एग्जाम्पल 3 आपको याद होने चाहिए। फिर कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, वो भी देखिए। जितने भी एग्जाम्पल्स की बात करनी है सभी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं, इसीलिए कम से कम इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, कम से कम इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद फोर्थ में थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल डिकम्पोजिशन,
थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं ताप अपघटन। क्या बोलते हैं? ताप अपघटन इसको बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन यानी कि ताप अपघटन। अब जरा सुनिए, पहले की अगर बात करें हम इसमें, तो N2O5 अगर आपका देता है तो N2O5 का जब ताप अपघटन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि इसको हम टेम्परेचर की मतलब इसको हीट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? हीट। जब हीट करते हैं तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही शो करती है, ठीक है। अगर हम यहीं पर बी की बात करें तो आप देखिए SO2Cl2, ये भी जो रिएक्शन होती है इसको भी जब ब्रेक करवाते हैं तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करती है। नेक्स्ट की बात करते हैं Cl2O7, इसका भी जब थर्मल डिकम्पोजिशन कराया जाता है तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो कर रही थी। यहाँ पर अगर H2O2 की बात करें तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करती है। अगर यहाँ पर हम लोग और ले लें जैसे C2H5 बिहार, ये भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करती है। अगर हम एसीटोन की बात करें तो एसीटोन भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करता है। अगर यहीं पर हम बात करें एजोमीथेन की, किसकी बात करें? एजोमीथेन की, तो एजोमीथेन का थर्मल डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो ये सभी के सभी जितने भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। आप कम से कम इसमें याद कर लीजिएगा, इसको और एक इसको याद कर लीजिएगा, कम से कम। आगे आएगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन कम से कम आपको ये बार बार दिखेगा, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, वैसे ना आप सभी के सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब कौन दिख जाए कौन नहीं दिख जाए, एग्जामिनर की भी तो दिमाग की बात है, पता चले कि वो मूड बना के बैठा है ना, और आप कुछ और करे बैठे हो तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना फिर। चलिए एक एग्जाम्पल करा देते हैं इसमें, जैसे में आपने क्या किया, अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये है कि आपने N2O5 को डिकम्पोज कराया, थर्मल डिकम्पोज कराया। यहाँ पर बनेगा 4N2 प्लस आपका यहाँ पर बन जाएगा O2, ठीक है। 4NO2 प्लस O2, अगर यहाँ पर बैलेंस कराया जाए तो यहाँ पर 2 आएगा। अब हमारी बात समझिए, जब एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया था तो इसका रेट निकल के आ रहा था कि N2O5 की पावर 1, ऐसा देखा जा रहा था कि ये इस तरीके से आ रहा है। तो जब इस तरीके से आ रहा था तो ये बोल दिया गया, अरे ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन जब करा रहे हम तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो कर रही है। वहीं पर काम क्या हो गया? ख़त्म। बात समझ में आ रही है? अब हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे। यहाँ तक आपकी थियरी है, थियरी में आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो गड़बड़ है, तो थियरी में कम से कम दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखेंगे आप। फट से एकदम कॉपी करिए। आज हम बस एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं करके, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, और क्योंकि टाइम भी ना थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है इसीलिए। और देखिए क्वेश्चन से घबराना नहीं है यार। हम देखिए जो एग्ज़ाम्स में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे, अलग करवा देंगे, उसी में से कोई आएगा, गारंटेड है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन जरा बोर्ड पे देखिए और इसको आप कॉपी करिए। बोल रहा है कि डीकम्पोजिशन, लिखते रहिए, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ब्रैकेट में लिखिए, इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ प्रेशर, आप इसको लिखिए, ठीक है। इन टर्म ऑफ प्रेशर, हाँ लिखा है, आगे लिखिए इसमें, लेट इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज P0, लेट इनिशियल प्रेशर
ऑफ, इसके अंदर सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, सॉल्यूशन की बात करते हैं। लेट इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज P नॉट। आगे की बात समझिए, बोल रहा है एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t इज, एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t इज PT, t is PT, then find rate constant, आपसे क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट फाइंड करने को बोल रहा है, यानी k की वैल्यू। जरा इधर आइए, तो आपने देखा था कि t बराबर होता है 2.303 बाई k log a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10। आपने ये देखा था। क्या हम k को यहाँ फेंक सकते हैं? बिल्कुल, k बराबर, अगर t यहाँ चलाएगा 2.303 बाई t, आप देखेंगे log a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10। आपने ये देखा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आइए, बोल रहा है कि t समय के बाद जो टोटल प्रेशर होता है PT हो जाता है। पहली बात तो ये है, उसको छोड़िए। यहाँ पर क्या P नॉट माइनस 2x होगा? बिल्कुल। क्या यहाँ पर 4x होगा? बिल्कुल। और यहाँ पर क्या होगा? x। टोटल प्रेशर आपको PT दे रखा है, तो अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर आपका कितना आ जाएगा वो ज़रा देखिए। ये दिया है P नॉट माइनस 2x प्लस 4x प्लस x। अरे भैया, इन सभी प्रेशर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इन्हीं के टोटल प्रेशर की बात कर रहा है, और ये है आपका PT के बराबर। किसके बराबर? PT के बराबर। हमको x की वैल्यू निकालनी है। 4 और 1 5, 5 में से 2 निकलेगा 3, तो P नॉट प्लस 3x इज इक्वल टू PT। ज़रा 3x बराबर लिखिए, तो लिखेंगे PT माइनस P नॉट, PT माइनस P नॉट। अरे भैया, इसको उठा के इधर फेंकेंगे तो क्या आएगा? PT माइनस P नॉट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? PT माइनस P नॉट बाई 3। आपकी आएगी कि नहीं आएगी? 3 से आप डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हमको दो चीज़ चाहिए। इनिशियल प्रेशर P नॉट है, तो A की जगह आप क्या लिखेंगे? P नॉट। तो A की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर P नॉट। दूसरा A माइनस एक्स लिखा है, तो A की जगह तो लिखेंगे P नॉट, लेकिन x की जगह आपको ये लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे PT माइनस P नॉट बाई 3। आप ये लिखेंगे। ज़रा हम लोग यहाँ पर LCM की बात कर लेते हैं, देखते हैं कि LCM क्या आता है। ज़रा आप ना फट से हमको a माइनस एक्स की वैल्यू अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए। चलिए देखिए, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 का PT में करेंगे, तो P नॉट में करेंगे तो P नॉट माइनस ये प्लस है तो प्लस ही आएगा, ये बनेगा PT। अब हमारी बात समझिए, माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस P नॉट बाई कितना है? 3 है। ज़रा इसको देखा जाए तो आगे 3 और 1 4, 4P नॉट माइनस PT बाई आपका कितना है? 3। ये किसकी वैल्यू है? A माइनस एक्स की वैल्यू है, A माइनस एक्स की वैल्यू है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4P नॉट माइनस PT अपॉन 3 आपका ये आएगा। ठीक है, ये 5 आएगा क्या? कुछ गड़बड़ा रहा है यहाँ पे। PT P माइनस 2x, P माइनस 2x, x नहीं 2x। एक मिनट यार, गड़बड़ा गया ना। हाँ, हमको तो ये निकालना था ना, P माइनस 2x। हम कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। यहाँ पर आपको 2x लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2x। तो ज़रा यहाँ देखिए, सभी के बाहर कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अलग से सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन गलत हो जाए तो फ़ायदा फिर क्या है। इसको ज़रा यहाँ सॉल्व करा जाए तो आप लिखेंगे a माइनस 2x की जगह, जैसे P नॉट, इसको आप क्या लिखेंगे?
पी नॉट माइनस 2x की जगह, तो पी नॉट माइनस 2x की जगह लिखेंगे पी नॉट माइनस 2x की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना आया है, पी टी माइनस पी नॉट, तो पी टी माइनस पी नॉट बाई 3 आपका ये आया है। ठीक है, आगे की बात समझिएगा, बराबर लिखेंगे पी नॉट माइनस 2 का अंदर अच्छा पहले तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 3 पी नॉट, 2 का पी टी में करेंगे तो 2 पी टी आएगा, माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस 2 पी नॉट बाई कितना आएगा 3। ठीक है, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, तो 5 पी नॉट माइनस 2 पी टी बाई आपका कितना आ गया 3। ये आपकी पी नॉट माइनस 2x की वैल्यू है। कहने का मतलब क्या है, फॉर्मूले में किस तरीके से इसको पुट करेंगे वो देखते हैं। पहले हम इसको हटाते हैं जरा ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, घबराइएगा मत। आज का क्लास अगर थोड़ा सा लेंदी चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। जरा के की वैल्यू की बात करते हैं, के बराबर 2.303 बाई टी, लॉग ए की वैल्यू कितनी है पी नॉट बाई, अब पी नॉट माइनस 2x की बात हो रही है, तो पी नॉट माइनस 2x की वैल्यू है 5 पी नॉट, तो आप लिखेंगे 5 पी नॉट माइनस आप लिखेंगे 2 पी टी बाई 3, 2 पी टी बाई 3 उड़ के ऊपर जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। के बराबर रखेंगे 2.303 बाई टी, आप रखेंगे लॉग 3 पी नॉट बाई 3 ऊपर चला जाएगा ना, 5 पी नॉट माइनस 2 पी टी, और ये आपका आ जाएगा आंसर। तो फिलहाल ये के की वैल्यू है। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था उसी तरीके से सॉल्व भी किया गया है, आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है और क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है। इसके बाद वाले लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे, उसमें केवल क्वेश्चंस हैं, एकदम मज़ा आ जाएगा। आप ये मान के चलिए अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर हाँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मतलब हो गया ना। और हाँ, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, और मिलते हैं ब्रेक के